Hello dear student, today we are going to study about aneurysm. Aneurysm का मतलब होता है abnormal dilation of artery and aorta. Aneurysm means abnormal dilation of आर्टरी एंड एओर्टा। मान के चलिए ये कोई नॉर्मल आर्टरी है और इस नॉर्मल आर्टरी की जो दीवार है वो कहीं से भी एबनॉर्मल डायलेट हो जाए इस तरीके से, इसी को हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म किस में होता है? आर्टरी या एओर्टा में। अगर वेन में एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते थे? वेरिकोस वेन। तो आपके पास में एन्यूरिज्म की डेफिनेशन क्या हुई? एन्यूरिज्म इज एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ आर्टरी एंड एओर्टा। बात करें हम टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म की, तो एन्यूरिज्म को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर शेप ऑफ द एन्यूरिज्म। टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म आगे पढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म, टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म। सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे टाइप्स? हम लोकेशन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू लोकेशन, इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। लोकेशन का अकॉर्डिंग मतलब कहने का मतलब ये जहाँ पर होगा उसका नाम उसी आर्टरी के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है कि उस लोकेशन पे कौन सी आर्टरी है। सबसे पहला आपके पास में अगर मान के चलो कैरोटिड आर्टरी पर कोई एन्यूरिज्म हो गया तो उसको बोलेंगे कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म। कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म। अगर मान के चलो थोरेसिस एओर्टा के अंदर कहीं पर भी एन्यूरिज्म हो गया तो उसको बोलेंगे थोरेसिस एओर्टा एन्यूरिज्म। जैसी लोकेशन वैसा नाम। अगर मान के चलो एब्डोमिनल एओर्टा पे कहीं एन्यूरिज्म हो गया तो उसको बोलेंगे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग तीन टाइप में डिवाइड किया गया है एन्यूरिज्म को। कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म, थोरेसिस एओर्टा एन्यूरिज्म और एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, या आप थोरेसिस एओर्टिक एन्यूरिज्म भी कह सकते हो। एओर्टा में, थोरेसिस एओर्टा में होने वाला एन्यूरिज्म थोरेसिस एओर्टिक एन्यूरिज्म। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा होने वाला जो एन्यूरिज्म है, मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म इस एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा होने वाला एन्यूरिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द एओर्टा, उसे क्या कहते हैं? एन्यूरिज्म। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म इज, या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म इज एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। थर्ड बात करते हैं हम लोग, तो ये तो किसके अकॉर्डिंग टाइप्स था? लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म अकॉर्डिंग टू शेप या स्ट्रक्चर ऑफ एन्यूरिज्म। अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी जो एन्यूरिज्म होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपके पास में सेक्युलर एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है, जो आपकी आर्टरी या एओर्टा है उसके एक साइड की वाल ही, एक साइड की वाल में ही प्रोजेक्शन होता है, उभार होता है, एन्यूरिज्म होता है। उभार को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन इन वन साइड। अगर प्रोजेक्शन एक ही साइड में हो तो कौन सा एन्यूरिज्म है? सेक्युलर एन्यूरिज्म। सेकंड, फूसीफॉर्म एन्यूरिज्म। फूसीफॉर्म एन्यूरिज्म में क्या होता है? जो एन्यूरिज्म होता है या फिर जो प्रोजेक्शन होता है, जो उबार होता है, वो वाल की दोनों साइड में होता है। जो आर्टरी या एओर्टा की दीवार होती है, वॉल होती है, उनके दोनों साइड में, इस साइड में भी उबार हुआ, इस साइड में भी, दोनों तरफ से जो आर्टरी है वो क्या हुई? एबनॉर्मल डायलेटेड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फूसीफॉर्म एन्यूरिज्म। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म है। अगर शेप के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि शेप के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे? फूसीफॉर्म। और लोकेशन के अकॉर्डिंग एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। तीसरा जो टाइप है शेप के अकॉर्डिंग वो है डिससेक्टिंग एन्यूरिज्म। डिससेक्टिंग एन्यूरिज्म में क्या होता है कि ये थ्रोम्बस की वजह से होने वाला एन्यूरिज्म है। इसमें क्या होता है, मान के चलिए ये आपकी आर्टरी है नॉर्मल, और ये इसकी दीवारें हैं आर्टरी की, दूसरी दीवार, इन दोनों दीवारों के बीच में थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस कहाँ बन जाता है? दोनों दीवारों के बीच में। और दोनों दीवारों को क्या कर देता है? सेपरेट। इन दोनों दीवारों को क्या कर देता है? सेपरेट। और बाहर वाली दीवार कैसी नजर आती है? उभरी हुई। प्रोजेक्शन मतलब एक जो दीवार है दूसरी दीवार से क्या हो गई? डिसेक्ट हो गई, अलग हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म की कहते हैं। तो हमारे पास ये टाइप्स हो गए एन्यूरिज्म के। इसके बाद बात करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि एन्यूरिज्म के अंदर जो है आपके आर्टरी की कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो आप सभी को पता है जो आर्टरी होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? EMI। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। तो सबसे ज़्यादा जो लेयर इसमें अफेक्टेड होती है वो है ट्यूनिका मीडिया। एन्यूरिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से अफेक्टेड है? ट्यूनिका मीडिया, क्योंकि इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की पावर पाई जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि एन्यूरिज्म में सबसे ज़्यादा कौन सी जो लेयर है आर्टरी की वो अफेक्टेड होती है? ट्यूनिका मीडिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, मोस्टली अफेक्टेड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एन्यूरिज्म। कॉजेज या एटियोलॉजी ऑफ एन्यूरिज्म। तो यहाँ पर जो एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एन्यूरिज्म इज, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है एन्यूरिज्म का, ये आपको याद होना चाहिए। तो मोस्ट कॉमन कॉज इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं आपको। सेकंड कॉज की बात करें तो हाइपरटेंशन। बात करें हम लोग रिस्क फैक्टर की कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एन्यूरिज्म कर सकते हैं या जिनकी वजह से एन्यूरिज्म होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई ओबेस क्लाइंट हो, ओबेसिटी की वजह से एन्यूरिज्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हाई फैट डाइट ले रहा हो, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहा हो,
सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, ज़्यादा एक्टिविटी ना करता हो, स्मोकिंग या डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट हो, इन सब में एन्यूरिज्म होने के चांसेस अधिक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी किसी के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इट इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। जितने भी एन्यूरिज्म है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, मोस्ट कॉमन टाइप। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। सेकंड कि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होने का जो सबसे मेन कारण है, मेन कोज क्या है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ AAA एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म इज एथेरोस्क्लेरोसिस। यही सबसे मोस्ट कॉमन का टाइप है सभी टाइप के एन्यूरिज्म का, तो इसका भी यही होगा। बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं, तो सिम्टम्स के बारे में पेशेंट फील देयर हार्ट बीटिंग इन देयर एब्डोमन। पेशेंट जो है पेट के अंदर अपनी हार्ट बीट को फील करता है जब वो लेइंग कंडीशन में होता है, लेइंग डाउन पोजीशन के अंदर होता है। और दे फील एन एब्डोमिनल मास। एब्डोमेन के अंदर एक मास वो फील करता है जिससे कोई प्रोजेक्शन हो एब्डोमेन के अंदर। तो मेन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसका, पाल्पिटेशन इन एब्डोमेन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पेशेंट फील हार्ट बीट इन एब्डोमेन when laying down position। सबसे मेन बात करें असेसमेंट और डायग्नोसिस की, कि किस तरीके से असेस करेंगे कि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया, किस तरीके से उसको डायग्नोस करेंगे। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। मेन जो है सबसे मेन असेसमेंट या इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है वो ये है कि एक पल्सेटाइल मास फील होता है मिडिल एब्डोमेन में। पेशेंट के मिडिल एब्डोमेन में एक मास फील होता है पल्सेटाइल, जिसके अंदर पल्स फील होती है। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है एन्यूरिज्म का। इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस ऑफ एन्यूरिज्म। पल्सेटाइल, पल्सेटाइल का मतलब जिसके अंदर क्या होगी, पल्स फील हो, मास, एक प्रोजेक्शन फील होता है इन द मिडिल एंड अपर एब्डोमेन। एक जब हम पाल्पेट करते हैं तो एक पल्सेटाइल मास
एब्डोमेन के बीच में अपर साइड के अंदर फील होता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोस है। पाल्पेट होता है एक पल्सेटाइल मास अपर एब्डोमेन में, और एक सिस्टोलिक मर्मर्स जो है वहाँ पर सुनाई देते हैं। सिस्टोलिक मर्मर हियर्ड ओवर द मास के ऊपर एक सिस्टोलिक, जैसे ही सिस्टोलिक प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पर एक मरमर साउंड सुनाई देते हैं। साथ ही साथ में ये तो हो गया पाल्पेशन और सिस्टोलिक मरमर सुना। इम्पोर्टेंट जो डायग्नोसिस या असेसमेंट है एन्यूरिज्म का वो यही है, पल्सेटाइल मास इन द मिडिल एंड अपर एब्डोमेन। पाल्पेट करेंगे पल्सेटाइल मास को। साथ में और भी यहाँ पर डायग्नोसिस करते हैं, डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है इसके अंदर। CTA की जाती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी। CTA की जाती है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी CTA। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है वो है पाल्पेशन ऑफ पल्सेटाइल मास, वो आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट दो टाइप से यहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है। एक तो अगर असिम्टोमेटिक हो, एब्डोमिनल मास तो फील हो रहा है लेकिन कोई अदर सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, असिम्टोमेटिक हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, डज नॉट एनी ट्रीटमेंट। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखने के लिए कहते हैं जिससे कि एन्यूरिज्म रप्चर ना हो, बट प्रिवेंट द एन्यूरिज्म prevent from aneurysm ruptured now। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो टाइप से, एक तो ड्रग्स का हाइपरटेंशन को मैनेज रखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट क्या है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ एन्यूरिज्म पेशेंट, मैनेज हाइपरटेंशन। आप हाइपरटेंशन को मैनेज करेंगे और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज के लिए कहेंगे उसको, लो फैट डाइट। अगर रप्चर्ड हो गया, सेकंड कंडीशन असिम्टोमेटिक। दूसरा, अगर रप्चर्ड हो गया एन्यूरिज्म तो क्या किया जाता है, इफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म इज रप्चर्ड, अगर रप्चर्ड हो गया तो सबसे पहले कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे, सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे अगर रप्चर्ड हो गया तो, एब्डोमिनल पेन, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, हाइपोटेंशन। ये चारों चीज़ें सो, एब्डोमिनल पेन भी है, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, हाइपोटेंशन, तो इमीडिएट
सर्जरी की जाती है। कौन सी सर्जरी करते हैं? इमीडिएट लेप्रोटोमी करेंगे हम लोग। लेप्रोटोमी का मतलब ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ओपनिंग करके एंडोवास्कुलर ग्राफ्टिंग की जाएगी। जो भी ब्लड वेसल रप्चर हुई है उसको क्या करेंगे? ग्राफ्ट करेंगे। लेप्रोटोमी एंड एंडोवास्कुलर ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पर मेन चीज़ देखो, अगर रप्चर्ड हो गया तो क्या किया जाएगा? लेप्रोटोमी। रप्चर्ड हो गया तो कौन कौन से सिम्टम्स नजर आएंगे? एब्डोमिनल पेन, टैकीकार्डिया, टैकीपेनिया, हाइपोटेंशन। तो ये जो पढ़ाया गया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स थी एन्यूरिज्म की। अपने नर्सिंग के लेवल में इतना ही है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, तो इसको आप नोट्स में लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक्स।